हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूशन वाला क्लासेस में आप सभी लोगों का। तो आज से हम लोग कक्षा 10 की विज्ञान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो कि कक्षा 10 की है विज्ञान, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जिसमें से पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो विज्ञान में अब यहाँ पर 3 भाग हैं, जिसमें से पहला भाग है रासायनिक, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो इन तीनों पार्टों को हमें इस साइंस में पढ़ना है। तो जिसमें से हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हमें पढ़ना है कि जो विज्ञान के हिसाब से परिवर्तन होते हैं, वो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन विज्ञान के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो इन दोनों परिवर्तनों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमें जानना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है तथा रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, इनको सीखेंगे। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे कि योगात्मक अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, फिर ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अपचयन, ऑक्सीकरण तथा रिडक्स अभिक्रियाएं। ये सभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे या फिर उसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए। तो पहले इसमें आता है कि विज्ञान के हिसाब से परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो विज्ञान के हिसाब से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एक होता है भौतिक परिवर्तन तथा दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई भी नया पदार्थ न बने, ठीक। मतलब भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई भी नया पदार्थ न बने, मतलब जो भी पदार्थ था वही रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया उत्पाद ना बने, मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ ना बने। फिर उसके बाद दूसरी बात कहा गया है कि यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय परिवर्तन है मतलब जो भी पदार्थ बना है उस पदार्थ से हम पुनः जो भी प्रारंभिक अवस्था थी उसे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए बने पदार्थ का गुण प्रारंभिक पदार्थ के समान होगा, और जो भी पदार्थ बनेगा उसका गुण, जो भी गुण होगा, संगठन होगा, वो प्रारंभिक पदार्थ के ही समान होगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे अब यहाँ पर है क्या नाम से गलन होता है, बर्फ का पिघलना मान लीजिए। बर्फ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, बर्फ का पिघलना, ठीक है। तो बर्फ का पिघलना, तो बर्फ क्या है, जल का ही रूप है जो कि ठोस रूप में होता है। फिर उसके बाद जब हम बर्फ को पिघला देते हैं तो पानी ही, जल ही रहता है, लेकिन वो किस रूप में आ जाता है, द्रव रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना है नहीं, यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, मतलब उसको ऊष्मा दी गई है, परिवर्तन हुआ है, परंतु इसमें कोई भी नया पदार्थ न बना है, क्योंकि जो बर्फ था वो भी जल का ही रूप था जो कि ठोस रूप था। फिर उसके बाद अब वो पिघलने के बाद वो क्या बन गया है, द्रव में आ गया है, जो कि क्या है, जल ही है। तो यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है, इसीलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे इस बात को कि उत्क्रमणीय परिवर्तन में परिवर्तन कहते किसे हैं। तो देखिए, यहाँ से बर्फ से हम लोग पिघला कर क्या बनाए हैं, जल बनाए हैं। फिर उसके बाद अगर जल को ठंडा किया जाए तो फिर से क्या बन सकता है, बर्फ बन सकता है। तो एक फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर ले रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। अब उसी तरह फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा, जैसे जल से वाष्प का बनना। जल से वाष्प का बनना मतलब जब जल को हम गर्म करते हैं तो जल द्रव अवस्था में है, जब उसको गर्म कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, भाप, मतलब गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो जो गैसीय अवस्था में भाप रहती है वो भी क्या रहते हैं, उसमें जल रहते हैं, ठीक है। तो जल से वाष्प का बनना, ये भी एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। मान लीजिए यहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए ये सेब है। अब सेब को काटना, मान लीजिए हम सेब को काट रहे हैं, तो यहाँ पर भी परिवर्तन कर रहे हैं ना, मतलब उस वस्तु को काट रहे हैं, तो यहाँ पर भी परिवर्तन हो रहा है। तो यह परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर सेब को काटेंगे तो कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। मतलब अगर सेब को काट दिए तो ऐसा नहीं है कि आम बन जाएगा, या फिर सेब को काट दिए तो ऐसा नहीं है कि जामुन बन जाएगा। मतलब वही चीज़ है, सेब को काटेंगे तो सेब के ही टुकड़े मिलेंगे, तो इसमें कोई नया पदार्थ मिल रहा है नहीं, वही पदार्थ है। तो इसीलिए इसे हम क्या कर रहे हैं, भौतिक परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मोम का पिघलना। मोम का
पिघलना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अब जैसे मोम है, तो मोम को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाता है, और पिघलने के बाद जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है वो भी क्या रहता है, मोम ही रहता है। ठीक है यहाँ तक। तो मोम का पिघलना भी क्या हो जाएगा, एक भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी का शर्ट है, अगर शर्ट फाट गया, तो शर्ट फाट गया तो भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि शर्ट फटने के बाद परिवर्तन हुआ है उसमें, लेकिन शर्ट फटने के बाद क्या है, शर्ट ही है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है। फिर इसी तरह कोई पेड़ पौधा है, पेड़ पौधों की टहनियों को हम लोग क्या कर रहे हैं, छाट रहे हैं या फिर कटिंग कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके बाद उसको कटिंग या छटिंग करने के बाद जो भी निकलेगा वहाँ से फिर से पत्तियाँ निकलेंगी, तो वही उसी पौधे की पत्तियाँ निकलेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि जामुन है, जामुन के पौधे को हमने क्या किया, टहनियों को काट दिया तो उसमें से आम के पत्ते या आम की टहनियाँ निकलने लगेंगी, ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ है कि अगर क्या नाम से, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जो भी पदार्थ बनता है उसका भौतिक गुण या फिर गुण और जो प्रारंभिक पदार्थ था उसी से क्या होता होगा, मिलता जुलता होगा। तो आई थिंक भौतिक परिवर्तन क्लियर होगा आप लोगों को। अब उसके बाद अगली चीज़ देखते हैं जिसमें दूसरा परिवर्तन आता है, जैसे रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बने, मतलब जब परिवर्तन हो उसमें तो वो एक नया पदार्थ बना ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, और सोडियम को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, एक नया पदार्थ है, तो पदार्थ है यहाँ पर, नया पदार्थ है, तो अतः ये क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। पहले इसका डेली लाइफ में या दैनिक जीवन में जो जो एग्जांपल है उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं रसायन में, देखते हैं उसको। अब जैसे मान लीजिए दूध है, अब दूध से दही बन गई। ठीक है। तो दूध से दही बन गई, तो यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ है, तो दूध से दही बना है, तो दही क्या है, एक नया पदार्थ है। ठीक है। तो नया पदार्थ है तो ये क्या कहलाएगा, एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। और उसके बाद रासायनिक परिवर्तन में एक और बात लिखी गई है कि यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब कि जो भी नया पदार्थ बना है उस पदार्थ से हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है, एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। फिर दूसरी बात कही गई है कि बने पदार्थ का गुण व संगठन प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होता है, मतलब जो भी पदार्थ बनेगा उसका गुण व संगठन पहले पदार्थ से क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। जैसे मान लीजिए दूध क्या है, तो दूध क्या है, द्रव है। अब उसके बाद दही बनी, तो दही क्या होगी, सॉलिड या ठोस रूप में होती है। ठीक है। भले से पानी छोड़ती है लेकिन वो किस में रहेगी, ठोस ही रूप में रहेगी ना। तो यहाँ से रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना। फिर उसके बाद मान लीजिए लोहा है, लोहा पे जंग लगना। अब जैसे लोहा है तो लोहा पे जंग लग जाएगा, तो जंग लग जाएगा तो एक नया पदार्थ बन गया ना, जंग, जो कि क्या है, आयरन ऑक्साइड है। ठीक है। तो एक नया पदार्थ बन गया। तो ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब मान लीजिए क्या नाम से, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की आयु पहले 5 साल थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसकी लंबाई और भी बढ़ गई। ठीक है। तो अब यह भी एक क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा आदमी हो गया तो फिर से उसकी हाइट कम हो जाएगी। ठीक, उसकी हाइट वही रहेगी ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन भी क्लियर होगा यहाँ से। तो रासायनिक परिवर्तन के देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो पहला क्या है, दूध से दही बनना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है। और उसके बाद फिर इसी तरह सोडियम, जो सोडियम है, सोडियम और व ऑक्सीजन से क्या बनना, सोडियम ऑक्साइड बनना। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ से भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए, ठीक है। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने के बाद नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक। मान लीजिए अब आपके पास क्या है, दूध है, और दूध के पास हमें क्या है, नींबू है। तो दूध और नींबू का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, दही बनेगा। तो दूध और नींबू आपस में अभिक्रिया कर कर एक पदार्थ बना रहे हैं जो कि क्या है, दही है। ठीक है। तो एक क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है।
तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। मान लीजिए अब जैसे यहाँ पर हमने बताया कि दूध है और दूध में नींबू, दूध दूध का नींबू से रिएक्शन कराएंगे या अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, दही बनेगा और प्लस क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से दूध और नींबू को आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं। तो क्रिया कराने के बाद, अभिक्रिया कराने के बाद कुछ पदार्थ बन रहे हैं जो कि क्या है, एक दही और एक पानी है। तो ये क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह अब मान लीजिए आपके पास क्या नाम से मैग्नीशियम है। ठीक है, इस मैग्नीशियम का एक रिबन होता है जो कि मैग्नीशियम का बना होता है। उस रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम लोग क्या करें, जलाएं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाया जाए। तो देखिए मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मतलब यहाँ पर पदार्थ दो हैं, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, फिर इसी तरह अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्या नाम से HCl दिया गया है जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। फिर उसके बाद प्लस NaOH दिया गया है जो कि क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl नमक बनेगा और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। तो यहाँ पर भी दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, पदार्थ बना रहे हैं, मतलब नए पदार्थ बना रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए HCl है तो HCl क्या है, एक अम्ल है, या तो यहाँ पर एक किस फॉर्म में रहेगा, तो द्रव फॉर्म में रहेगा या फिर द्रव रूप में रहेगा। और उसके बाद NaOH भी किस में रहेगा, द्रव में रहेगा। उन दोनों को आपस में रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन के बाद हमें क्या मिल रहा है, नमक, सोडियम क्लोराइड मिल रहा है और क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। तो ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का भाग है। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं या एक से अधिक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में कुछ भाग होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, जो कि पहला होता है अभिकारक पदार्थ, दूसरा होता है उत्पाद। मतलब हम अभिकारक पदार्थ किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं अभिकारक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब ऐसन या ऐसे पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक, तो ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक पदार्थ। अब देखिए यहाँ पर दूध और नींबू आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं ना, यही बना रहे हैं ना उधर, तो दूध और नींबू क्या कहलाएंगे, यहाँ पर अभिकारक पदार्थ कहलाएंगे। तो यहाँ से दूध और नींबू क्या है, अभिकारक पदार्थ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर कुछ बना रहे हैं उधर पर नए पदार्थ। ठीक है, तो अभिकारक पदार्थ किसे कहेंगे, जब दो या दो जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक पदार्थ। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभिकारक पदार्थ क्या क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या फिर HCl है और NaOH है। तो ये दोनों क्या है, अभिकारक पदार्थ हैं। तो अभिकारक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक पदार्थ। फिर इसमें एक नई चीज़ आती है, उत्पाद। उत्पाद किसे कहेंगे, तो जो अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब जब अभिक्रिया हो जाती है तो उसके बाद जो बनता है पदार्थ उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पर दूध और नींबू आपस में अभिक्रिया कर चुके हैं, तो करने के बाद क्या बना रहे हैं, दही और पानी बना रहे हैं। तो दही और पानी क्या है, उत्पाद है। मतलब ये अभिक्रिया होने के बाद ये बना है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सभी पदार्थ उत्पाद कहलाएंगे। तो जो ये है ये क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है, सही यहाँ तक। तो जो अभिकारक पदार्थ रहता है वो हमेशा इस तीर के बाएं साइड लिखा जाता है, और उसके बाद जो उत्पाद रहता है वो हमेशा तीर के दाएं साइड लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद इस तीर का सिर्फ यह प्रदर्शित करना चाह रहा है कि जो अभिक्रिया हो रही है इस दिशा में हो रही है, मतलब ये दोनों अभिक्रिया कर कर इधर नया उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो तीर के बाएं साइड अभिकारक पदार्थ रखे जाएंगे और उसके बाद जो तीर के दाहिने साइड रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, उत्पाद पदार्थ रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हुआ होगा इतना। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। मतलब हम लोग कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई चीज़ द्रव है, ठोस है, आपस में अभिक्रिया करें तो ठोस बन सकता है या फिर उसका जलीय विलयन बन सकता है। तो यहाँ पर उसके अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। दूसरा चीज़, उसका रंग परिवर्तित हो सकता है। ठीक है,
फिर उसके बाद तीसरा चीज़, उसमें से क्या निकल सकती है, ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। मतलब वहाँ से क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। और फिर उसके बाद जो भी उसका ताप रहेगा उस ताप में भी परिवर्तन होगा। मतलब टेम्परेचर हो सकता है हाई हो जाए या फिर कम हो जाए, तो उसके ताप में भी परिवर्तन पड़ेगा। और फिर उसके बाद अवक्षेप का भी बनना होता है। जैसे अवक्षेप किसे कहते हैं, मान लीजिए दो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के बाद जो गंदगी है या फिर जो बेकार पदार्थ हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या पहचान थी, ताप में परिवर्तन हो सकता है, अवस्था परिवर्तित हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या नाम से अवक्षेप बन सकता है। फिर उसके बाद अगला ऊष्मा निर्मुक्त होगी, मतलब उससे ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक। अब हम लोग इस चैप्टर की अगली टॉपिक देखते हैं, जो कि क्या है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में जो भी तत्व या फिर यौगिक प्रयुक्त हुए हैं उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों से प्रदर्शित कर देना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो आइए पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर हमने कहा कि सोडियम और उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर कर सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये पहला एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो इससे रिएक्शन करने के बाद या अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और प्लस क्या बनता है, सोडियम सल्फेट और क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे अभी क्या है, तो इसमें जो भी पदार्थ हैं जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो होता है ये क्या कहलाएगा, एक रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब इस रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व या फिर यौगिक प्रयुक्त हुए हैं उनको हम उनके अणुसूत्रों या फिर प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित कर दें, तो क्या कहलाएगा, हमारा रासायनिक समीकरण। तो आइए वही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम लिखा गया है, तो सोडियम का जो सूत्र होता है या प्रतीक होता है वो क्या होता है, Na होता है, ठीक है। और प्लस, ठीक। और एक चीज़ और है इसमें कि जो भी पदार्थ इसमें भाग लेगा या कोई भी तत्व भाग लेगा तो वो अपने आणविक रूप में भाग लेता है, ठीक है। तो सोडियम का आणविक रूप Na होता है, क्योंकि यह एक परमाणविक है, ठीक है। अभी नीचे और क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक है। तो ऑक्सीजन को O से नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी रासायनिक समीकरण रहेगा उसमें जो भी तत्व लिखे जाएंगे वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, किस रूप में लिखे जाएंगे, आणविक रूप में। तो इसीलिए ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर क्या लिखा है, O2, ठीक। अब यहाँ से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख देंगे Na2O, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन और सोडियम ऑक्साइड बन रहा था, तो उसमें जो भी तत्व या यौगिक प्रयुक्त हुए हैं उनके हमने अणुसूत्रों को इस तरह कुछ लिख दिया, तो वह क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो इसको थोड़ा से इस तरह लिख लेते हैं 2 और यहाँ पर लिख लेते हैं 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आगे टॉपिक आएगी रासायनिक समीकरणों का संतुलन, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे अभी जस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से सही है। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण, क्योंकि हमने रासायनिक अभिक्रिया में जो भी प्रयुक्त पदार्थ या तत्व थे उनको हम उसके प्रतीकों या फिर अणुसूत्रों द्वारा प्रदर्शित किए थे। ये नीचे वाली क्या कहलाएगी, अब रासायनिक समीकरण। इसी तरह इसको कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो H2SO4, ठीक। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4 और प्लस क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और सल्फ्यूरिक अम्ल को उसके अणुसूत्र के रूप में लिख दिया, फिर सोडियम सल्फेट का और जल का हमने सूत्र लिख दिया, ठीक है। तो अतः ये भी एक क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या है,
तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जो भी अणुसूत्र या यौगिक प्रयुक्त हुए हैं उनको हम उनके अणुसूत्रों या प्रतीकों द्वारा लिख दें, तो उस लिखने की विधि को हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण के लिखने के लिए कुछ विधि होती है। पहला ये चीज़ रहना चाहिए कि आप लोगों को जो भी उसमें यौगिक प्रयुक्त हुआ है उसका पहले अणुसूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है। और ये आप लोग 9th में पढ़ कर आए होंगे। ठीक। तो पहला चीज़ क्या है कि हमें यौगिकों का अणुसूत्र मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? अणुसूत्र। ठीक। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें एक आता है कि क्या नाम से, जो भी द्विपरमाणविक अणु हैं, द्विपरमाणविक अणु। ठीक है। मतलब ऐसे अणु जो 2 परमाणुओं से मिलकर बना हो, जैसे O2 हो गया, फिर N2 हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद Cl2 हो गया। ठीक। फिर उसके बाद Br2 हो गया। फिर उसके बाद और करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से etc इसी तरह आते जाएंगे। तो ये सभी लोग क्या कहलाएंगे? द्विपरमाणु कहलाएंगे। तो जो द्विपरमाणु अणु आएंगे, जैसे ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सीजन को क्या लिखना होगा? O2। नाइट्रोजन आ गया तो नाइट्रोजन को क्या लिखना होगा? N2। फिर इसी तरह ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन को Br2 लिखना होगा। क्लोरीन आ गया Cl2 लिखना होगा। फिर इसी तरह सल्फर आ गया तो उसको H2 लिखना होगा। ठीक है। तो इसी तरह लिखते जाएंगे। तो फिर इसी तरह अगली तीसरी चीज़ आती है इसमें। तीसरी चीज़ कहता है कि अगर एक परमाणविक आ गया, एक परमाणविक, ठीक है, परमाणविक, ठीक है, मतलब जब एक परमाणु वाला अणु आ गया तो उसको हम क्या करेंगे? एक परमाणविक वाले अणु के रूप में लिख देंगे। तो एक परमाणविक अणु क्या आ सकता है? सोडियम आ सकता है, कैल्शियम आ सकता है, ठीक है, बेरिलियम आ सकता है, फिर उसके बाद पोटेशियम आ सकता है। ठीक। फिर इसके बाद सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबेडियम आ सकता है, etc। ये सभी क्या कहलाएंगे? एक परमाणविक कहलाएंगे। ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ थी। और उसके बाद हमें चौथी चीज़ इसमें क्या याद रखनी होगी कि जो भी अभिकारक पदार्थ रहेगा, मतलब जो अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो अभिकारक पदार्थ को हमेशा इस तीर के किस साइड लिखा जाएगा? किस तरफ? तो बाएं तरफ लिखा जाएगा। और जो भी उत्पाद बनेगा उसको हम किस तरफ लिखेंगे? दाएं तरफ। ठीक। और अभिकारक पदार्थ में अगर एक या एक से अधिक पदार्थ हैं तो उनको अलग करने के लिए इस तरह का कुछ यूज करते हैं। मान लीजिए 2 अभिकारक पदार्थ हैं तो A+B लिखते हैं। अगर 3 रहते हैं तो यहाँ पर +C लिख देते हैं। फिर इसी तरह उत्पाद बन रहा है D, तो D लिख देंगे, +E बन रहा है तो 2 बन रहे हैं। तो 2 उत्पादों को या 3 उत्पादों को अलग करने के लिए उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद 5वीं चीज़ आती है, क्या नाम से, जो भी तीर रहेगी हमेशा वो हमेशा उत्पाद की ही तरफ रहेगी। ठीक है। क्योंकि ये दिशा बता रहा है कि अभिक्रिया किधर हो रही है। ठीक है। फिर इसके बाद सही यहाँ तक, तो कुछ यहाँ तक था। तो हमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या क्या याद रहना चाहिए? पहली चीज़ अणुसूत्र रहना चाहिए। और उसके बाद कहीं द्विपरमाणविक अणु आ रहा है तो उसको हम किससे दिखाएंगे? इनसे O2 से, N2 से, Cl2 से, Br2 से, जैसा वैसा आएगा वैसा हम क्या करेंगे वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए और भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जैसे H2 हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद अगला आ जाएगा इसमें, हाँ, I2 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है। फिर जितनी भी धातुएं लगभग रहती हैं वो किस रूप में लिखी जाती हैं? एक परमाणु के रूप में ही लिखी जाती हैं। ठीक है। तो ये सब हमें याद रहना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़, अभिकारक पदार्थ, अगर अभिकारक पदार्थ हमेशा तीर के बाएं तरफ लिखा जाएगा तथा उत्पाद पदार्थ हमेशा तीर के दाएं तरफ लिखा जाएगा। और एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद हैं, अभिकारक पदार्थ हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम प्लस का निशान लगाएंगे। और एक या 2 से अधिक उत्पाद भी बने हैं तो उनको भी हम क्या करेंगे? वहाँ पर तीर लगा